बेशक अभी रास्ता बहुत मुश्किल है, बेशक अभी रास्ता बहुत मुश्किल है, मगर याद रखना आपकी मंजिल भी बहुत खूबसूरत होगी। बिकॉज रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। सो फ्रेंड्स, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। नमस्कार, मैं हूँ पूजा नरियाल ठाकुर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएनटी फिजिक्स के इस सेशन में। बच्चों, पिछले सेशन में हमने कैपिलरी एक्शन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस के बारे में स्टडी किया। तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस एंड फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री फॉर द लिक्विड व्हिच rises in the capillary tube and the angle of contact is greater than 90 degree for the liquid which depresses in the capillary tube। तो ये angle of contact, adhesive forces, cohesive forces और capillarity आपका था the phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। तो उसमें हमने देखा था कि लिक्विड का जो लेवल है वो राइज करता है जब ऐसा लिक्विड जैसे वाटर ले लें जो कि आपके ग्लास को वेट कर देता है, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, तो वहां पे जो कैपिलरी ट्यूब को जब आप एक कंटेनर में डिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है उसका लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है। अब वो जो लेवल राइज करेगा वो कितनी हाइट तक करता है, वो h हाइट तक मान लेते हैं। जैसे ये हमने कैपिलरी ट्यूब ले ली और उसको वाटर है इस कंटेनर में, वाटर ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, वाटर है तो ये वाटर ले लिया और इसमें कैपिलरी ट्यूब जिसके दोनों एंड जो है ओपन है उसको डिप किया और आपने क्या देखा कि लिक्विड जो ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो राइज कर रहा है। अब ये लिक्विड यहाँ पे जो राइज कर रहा है मान लेते हैं h हाइट तक जो है लिक्विड यहाँ पे राइज कर रहा है। अब ये जो h हाइट है इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम में आता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, या इसको पूछ सकते हैं डिराइव एन एसेट फार्मूला फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, और उसको फिर उसके जो रिजल्ट को भी आगे डिस्कस करना कभी कभी पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह इस एक्सप्रेशन को हम करेंगे। हमने कैपिलरी ट्यूब को एक कंटेनर में डिप कर दिया है, ठीक है, और इसमें लिक्विड का लेवल जो है राइज कर गया है। अब इस पॉइंट ऑफ ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे ए और बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो सरफेस टेंशन होगा और यहाँ से भी इस तरह से ये सरफेस टेंशन, और इसका जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा आर, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा आर, और ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा सरफेस टेंशन पे, तो हम इसको टी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इसको जो सरफेस टेंशन को है, सरफेस टेंशन है आपका ये सरफेस टेंशन टी, इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। सरफेस टेंशन टी है इसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर लेंगे। एक हमारा होगा टी कोस थीटा और दूसरा होगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये एंगल थीटा है तो हमारा जो वर्टिकल ये कंपोनेंट है ये होगा टी कोस थीटा, टी कोस थीटा, और ये भी होगा हमारा टी कोस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उसको बोलेंगे हम टी साइन थीटा, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको भी बोलेंगे टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन ये आ गया हमारा टी, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है हमारा ये आ गया यहाँ पे टी, और इस टी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। टी को तो ये टी कॉस थीटा जो हमारा है वर्टिकल कंपोनेंट और टी साइन थीटा जो हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वैसे यहाँ पे टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और टी साइन थीटा जो है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हम देखेंगे कि ये टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा दोनों का क्या फंक्शन है। अब ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है ये वही कंपोनेंट है जो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये पूरे के पूरे यहाँ पे हमारा जो कैपिलरी ट्यूब का जो सरफेस होगा ना, ठीक है, वो सब जगह लगेगा। जैसे इसको अलग से यहाँ पे बता देते हैं, जैसे ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे सब जगह ये टी कॉस थीटा कंपोनेंट लगेगा, ठीक है, टी कॉस थीटा अपवर्ड टी कॉस थीटा, ठीक है, सारा टी कॉस थीटा कंपोनेंट पूरे के पूरे सरफेस पे लग रहा है ऊपर के, ठीक है, टी कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे टी कोस थीटा पूरे सरफेस पे लग रहा है। तो लिक्विड का जो लेवल राइज कर रहा है वो इसी कंपोनेंट की वजह से राइज कर रहा है, टी कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से जो है लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है।
ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है वो टी कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से जो है राइज कर रहा है, और टी साइन थीटा जो कंपोनेंट है इसका लिक्विड का लेवल कैपिलरी ट्यूब में राइज करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हमारी जो अपवर्ड टोटल जो अपवर्ड फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, टोटल जो अपवर्ड फोर्स होगी वो हमारी कितनी होगी, सरफेस टेंशन क्या होता है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, टी कोस थीटा, और लेंथ कितनी होगी यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में लगी है ना, ये ऊपर के पूरे सर्कमफेरेंस में, तो कितनी लेंथ होगी टोटल उसकी 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल अपवर्ड फोर्स। जो टोटल अपवर्ड फोर्स जो लगेगी लिक्विड पे वो होगी हमारे पास कितनी, टी कोस थीटा इनटू 2 पाई आर, ठीक है, where 2 pi is the circumference of the सर्कुलर मिनिस्कस जो है हमारा ऊपर का ये लिक्विड के लेवल का, ठीक है। तो टी को इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको करेंगे नंबर 1 टोटल अपवर्ड फोर्स। तो इस फोर्स की वजह से जो है हमारा लिक्विड जो है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है। अब लिक्विड राइज कर रहा है, हमारा लिक्विड यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो उसका कुछ वेट होगा। अब लिक्विड जो और यहाँ पहुँचा तो उसका थोड़ा सा वेट जो है वो इंक्रीज करेगा। अब थोड़ा और ऊपर जाएगा तो और वेट, यहाँ पहुँचे तो और ज्यादा वेट। तो क्या ये कब तक राइज करेगा, ये कैसे पता चलेगा, क्या ये राइज करता ही रहेगा कि यहाँ पे रुकेगा कि यहाँ पे रुकेगा कि यहाँ पे कितनी हाइट होगी। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी फैक्ट पे डिपेंड है कि लिक्विड का जो लेवल राइज कर रहा है, ये जो हाइट एच है वो कितनी कहाँ तक जाएगी, कितना राइज करेगी, कितनी हाइट होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि जो लिक्विड का वेट है ना, वेट कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा है तो उसका कैपिलरी इस राइज की हुई लिक्विड का कुछ वेट होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ और बढ़ जाएगा, यहाँ कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब ये वेट जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का होगा वो ये अपवर्ड जो नेट अपवर्ड फोर्स जो आपकी लग रही है इसके इक्वल हो जाता है, तब लिक्विड जो है कैपिलरी ट्यूब में राइज करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और उसी के बेस पे पूरा डेरिवेशन हम डिड्यूस करेंगे। तो क्या होता है कि कितनी हाइट, हमने देखा कितनी हाइट लिक्विड की कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगी, वो डिपेंड करता है कि जो लिक्विड राइज कर रहा है उसका जो वेट है लिक्विड का, वो अगर ये जो नेट अपवर्ड फोर्स लगी हमारी इसके इक्वल हो जाए तो फिर लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में राइज करना बंद कर देता है, ठीक है। तो इसी उन दोनों इक्वेशन, तो वेट ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब जो है उसको, और अगर हम इस टोटल अपवर्ड फोर्स को इक्वल कर देते हैं तो हमारा जो ये H जो का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर पाएंगे। तो वेट ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब कितना, mg से लिख लिया, अगर m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब देखिए मास यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारा डेंसिटी। तो यहाँ से जब मास हम निकालेंगे तो आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास की जगह मैं लिखूंगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास की जगह लिखूंगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू आएगा g। तो जो ये जो वॉल्यूम आएगा हमारा इसमें, ये जो वॉल्यूम v है वो इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये पूरा का पूरा जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है h हाइट की, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, ये इसको ट्रेस कर देते हैं दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम जो हमारी नेट अपवर्ड फोर्स आई थी, नेट अपवर्ड जो फोर्स हमारी आई वो आई है टी कोस थीटा, जो ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन लगा कंपोनेंट, और साथ में पूरी की पूरी जो लेंथ थी उसकी 2 पाई आर। तो ये नेट अपवर्ड फोर्स थी, इसको नंबर 1 दिया। अब ये नेट अपवर्ड जो फोर्स है वो जो वेट ऑफ लिक्विड जो है इसके इक्वल होगा, तब उसका लेवल राइज करना बंद कर देगा। तो वो जो वेट ऑफ लिक्विड है वो हमने देखा वो कितना है mg, और मास हमने देख लिया कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। तो ये था हमारा वेट, ठीक है। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ये जो आएगा ये वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंड्रिकल ट्यूब में सिलेंडर लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h का जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम। अब आप देख लेंगे ये तो यहाँ h हाइट का जो सिलेंडर है वो तो यहाँ तक ही होगा, लेकिन इसके ऊपर भी तो लिक्विड का लेवल ये राइज किया है। अब इसके ऊपर भी तो ये लिक्विड का लेवल जो है राइज किया हुआ है, तो ये लिक्विड साथ में ऐड करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसका ये जो थोड़ा सा लिक्विड ऊपर राइज किया ना, ये करके
कैसे निकालें? तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए इतना करो और उसमें प्लस करना है, नेचुरली ये ऐड होगा ये और ये। अब ये कैसे प्लस होगा? तो हम ये जो ऊपर का पोर्शन है ना ये अलग से ले लेते हैं, तो ये भी एक सिलेंडर बनेगा, ये ए बी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको सी, और यहाँ पे ले लो सी और ये डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया नीचे, ये सिलेंडर बन गया ए बी सी डी। तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी डी सिलेंडर का निकालेंगे। अब ए बी सी डी सिलेंडर पे क्या देखिए, ये यहाँ तक ये रेडियस आर है इसका, और हाइट भी क्या होगी इसकी, आर होगी। ये एक ऐसा सिलेंडर होगा ए बी सी डी, कैसा सिलेंडर होगा जिसका रेडियस भी आर होगा और उसकी हाइट भी हमारी क्या होगी, आर। तो वो प्लस कर देंगे पहले, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट एच प्लस यहाँ पे लिखिए, और क्या प्लस होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, स्मॉल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एंड हाइट भी हमारी कितनी हो जाएगी, हाइट भी कितनी हो जाएगी, आर, ठीक है, उसकी हाइट भी आर होगी और उसका रेडियस भी क्या होगा, आर होगा। उसको प्लस कर देंगे। अब उसमें तो एक पूरा क्वेश्चन आ गया, अब हमें चाहिए सिर्फ इतना। अब माइनस क्या करेंगे, ऊपर क्या बच गया, ये हमारा हेमिस्फीयर, तो जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, ठीक है, आर। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम में यही है कि ये अच्छे से समझ लो कि जो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का जो राइज कर रहा है। तो एक चीज तो हमें सिंपल दिख रही है ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एच हाइट का सिलेंड्रिकल ट्यूब में लिक्विड राइज किया है, तो जो एच हाइट का और रेडियस आर का सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो प्लस उसमें जो है हमें ये लिक्विड का पोर्शन जो इंक्रीज किया वो ऐड करना है। तो उसके लिए हमने इस पूरा छोटा सा एक और सिलेंडर ले लिया, इस छोटे सिलेंडर का जो होगा वॉल्यूम वो ऐड कर देंगे। अब ये छोटे सिलेंडर का क्या है, रेडियस भी आर है और हाइट भी आर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब जितना ये पूरा पोर्शन ऐड हो गया, अब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉब्लम आया, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक और साथ में सिर्फ इतना पोर्शन। तो ये ऊपर क्या बच गया, ये हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है राइज किया है कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h प्लस पूरा आ गया, ठीक है, हाइट h प्लस वॉल्यूम प्लस कर दिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस छोटा वाला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जो छोटा सिलेंडर है ना आपका, वो जिसका रेडियस भी आर है, जिसकी हाइट भी आर है, उसका वॉल्यूम प्लस कर दिया, ठीक है। अब ज्यादा हो गया ये, ठीक है, तो वो माइनस क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो ऊपर हेमिस्फीयर बच गया उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो जो जितना भी लिक्विड आपका कैपिलरी ट्यूब में राइज करा है उसका वॉल्यूम इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आप मिटा देती हूँ, आप नोट करना तो कर लीजिए। तो ये जो टोटल जो वॉल्यूम आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट h। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और h हाइट है, ये रेडियस r हाइट h, तो पाई आर स्क्वायर h। अब इसमें प्लस क्या करना है हमने, प्लस ये पूरा छोटे से सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस किया, वो भी सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम भी होगा पाई आर स्क्वायर h हाइट, h हाइट की जगह यहाँ पे रेडियस भी r है और हाइट भी इसकी r है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू r, और माइनस क्या करना है, आप ये जो पूरा ऐड हो गया, अब जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उसको माइनस करेंगे। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया है कि ये वाली इक्वेशन कैसे आई, पाई आर स्क्वायर h इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू r, ये छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, और फिर माइनस सबका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वॉल्यूम चाहिए हमें इस इक्वेशन के लिए वो आ जाएगा, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, h प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो r है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो -2/3 r है, ये हमारा बच गया। तो इसको सॉल्व करने के अन्य तरीके से आप कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगता है, पाई आर स्क्वायर और h प्लस यहाँ पे अगर 3r आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3r - 2r दैट इज 1r, और अपॉन 3h प्लस r अपॉन 3 ये हमारा आ गया। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h प्लस r अपॉन 3। तो बच्चों ये जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम था हमारा v, जो वॉल्यूम हमने यहाँ पुट करना है वेट में, वो आ गया पाई आर स्क्वायर h प्लस r अपॉन 3। अब ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2
कैपिलरी ट्यूब में राइज किया है ना उसका वेट आ जाएगा, जो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में राइज किया उसका वेट आ जाएगा, उसका वेट हमें निकालना है क्योंकि वो जो लिक्विड का वेट है वही हमारी नेट अपवर्ड फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो वेट जो आ जाएगा ये है वेट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर h प्लस आर ओवर 3 और साथ में हमारी डेंसिटी रो है लिक्विड की, जो भी लिक्विड आपने यूज किया है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमने बोला था ये जो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए जरा, वहां पे हमारे पास है नेट अपवर्ड फोर्स, जो इस लिक्विड पे नेट अपवर्ड फोर्स लग रही है वो है F इज इक्वल टू कितना है आपका t cos थीटा इनटू 2 पाई r, ठीक है, नेट अपवर्ड फोर्स। और ये नेट अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगा हमारा जो लिक्विड जो राइज किया ना कैपिलरी ट्यूब में उसका वेट, तो वो वेट को और नेट अपवर्ड फोर्स को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन, हम लिख लेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 3 इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो F फोर्स है हमारी t cos थीटा इनटू 2 पाई r, ऐसे होते हैं, ठीक है, 2 पाई r इज इक्वल टू जो वेट आया हमारा कितना आ गया पाई r स्क्वायर इनटू h प्लस r अपॉन 3 और वहां रो इनटू g, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए जो जो करता है वो काट देंगे हम यहाँ पे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे h। अब एक चीज है यहाँ पे कि अगर ये जो रेडियस r की बात करी ना हमने, रेडियस r की बात करी, अगर लिक्विड का जो लेवल है यहाँ पे ये h हाइट तक इंक्रीज करता है, और ये जो रेडियस हमने पिछले सेशन में भी बताया था कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब इज अ ट्यूब ऑफ अ ग्लास विद वेरी वेरी स्मॉल डायमीटर। तो रेडियस आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि कितना छोटा होगा, तो रेडियस इसका हाइट के कंपैरिजन जो है बहुत छोटा होगा। तो इसलिए क्या होगा कि हम इस रेडियस का जो है ये इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको नेगलेक्ट h की कंपैरिजन करेंगे। अगर h के हम कंपैरिजन करें h के साथ तो इसको रेडियस को हम डिलीट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो बच गया हमारा t cos थीटा और 2 भी है साथ में इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास एक r से r कैंसिल है तो एक r बच गया, और h प्लस r और 3, तो इसमें r वाला जो कंपोनेंट है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इफ यहाँ लिखी इफ वी टू स्पेशल केस लाते हैं h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, और हमें पता है कि कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत छोटा होता है, और जितना छोटा रेडियस होगा ना हाइट उतनी ज्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, जितना छोटा रेडियस होगा उतनी हाइट ऊपर जाती है। तो इसलिए h के कंपैरिजन में हम r को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे r और इसको सिर्फ लिखेंगे h प्लस r और 3 को लिखेंगे h रो g, ठीक है। हम हमारा क्या टारगेट है आज का, हमें ये h निकालना है, ये जो h है ना लिक्विड का हाइट जितना लेवल तक ये h ऊपर गया है वो निकालना है। तो उसको निकालेंगे तो कितना देगा 2t cos थीटा और r रो g, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड r रो g, ये h हमारा बच गया, और ये है हमारा पूरा डेरिवेशन। इसको मैं बिटा देती हूँ ऊपर, दोबारा से लिखती हूँ इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब है वो h हमारे पास आ गया 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है, 2t cos थीटा अपॉन r रो g, which is very very important expression, h is equal to 2t cos थीटा और r रो g। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन था, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब का। देखिए h is equal to 2t cos थीटा अपॉन r रो g, दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। ऐसे शुरू में मैंने आपको बोला था कि ऐसे बना सकता है, ठीक है, डिराइव एन एसेंट फॉर्मूला, तो इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। अब जो इम्पोर्टेंट इस फॉर्मूले से जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिक्विड की बात करें, लिक्विड विच वेट द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड विच वेट द कैपिलरी ट्यूब, उसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फॉर द लिक्विड विच वेट द कैपिलरी ट्यूब। तो उसमें अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो देखिए हमारा जो कोस 0 होता है ना वो 1 होता है, और कोस जो 90 होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो लेस देन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो सारी पॉजिटिव होगी। तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी, कोस थीटा जो होगा वो
पॉजिटिव, और अगर यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा तो H भी जो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और H पॉजिटिव हो जाएगा मतलब लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब. So for the liquid which wet the capillary tube rises in the capillary tube. The liquid which wet the capillary tube rises in the capillary tube. और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि theta is greater than 90 degree and theta is greater than 90 degree for the liquid which do not wet the capillary tube, तो उस केस में क्या होगा, आपका cos theta कितना आ जाएगा, cos theta नेगेटिव आएगा. अगर cos theta नेगेटिव आएगा तो H नेगेटिव आएगा, तो H भी हमारा नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, H यहाँ पे पॉजिटिव, H नेगेटिव आ गया, H नेगेटिव आ गया, तो आपका जो लिक्विड है वो डिप्रेस हो गया. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मर्क्यूरी. और यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल होंगे, जैसे वाटर, मिल्क, कैरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, वो सारे जो राइज करेंगे. और डिप्रेस कौन सा होगा, वो मेन एग्जाम्पल आपका है मर्क्यूरी. ठीक है, तो H जो है हमारा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब लिक्विड जो है वो डिप्रेस करेगा. तो ये था आपकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि इस फॉर्मूले से, देखिए इस फॉर्मूले से और क्या निकलता है हमारा कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. ठीक है, H हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. मतलब if radius of the capillary tube is small, then the height of the liquid in the capillary tube is small, and if the radius of the capillary tube is large, then the height of the liquid in the capillary tube will be less. ठीक है, वो हाइट कम होगी, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कम हाइट तक राइज करेगा जब आपका रेडियस ज्यादा होगा, और जब आपका रेडियस कम होगा तब आपका जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में ज्यादा ऊपर तक जाएगा. ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस ज्यादा हुआ ना तो लिक्विड जो है वो कम हाइट तक ही राइज करेगा, और कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कम हुआ तो लिक्विड उतनी ही हाइट तक ऊपर राइज करेगा. तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, two capillary tubes of different diameters are dipped in water, then the rise is the same in both the tubes. अभी कनेक्ट हो रहा है ना, अभी मैंने खत्म किया हो कि बताया H is inversely proportional to R, तो एकदम इमीडिएट वहां से आपको आंसर सबको पता चल गया होगा. और आई होप कि सभी अब आंसर दे सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आपके. द राइज इज सेम इन बोथ द ट्यूब्स, कि ग्रेटर द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर या ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, नन ऑफ द अबव. तो कौन सी ऑप्शन होगी इसकी, टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, दो कैपिलरी ट्यूब है अलग अलग डायमीटर्स की हैं और उनको वाटर में हमने डिप किया है, तो जो राइज करेगा लिक्विड का लेवल वो इसी लास्ट का जो एक्सप्रेशन था कि H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r से आ जाएगा. जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, उसका रेडियस ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस ज्यादा उसकी हाइट जो लिक्विड की उस ट्यूब में वाटर की लिक्विड की जो हाइट होगी वो कम होगी. तो पूछा गया है कि डिफरेंट आर डिप इन व्हाट, तो किसमें ज्यादा होगी, ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर. और जिसका डायमीटर कम होगा, रेडियस कम होगा, उसमें जो आपका लिक्विड का लेवल जो वो ज्यादा राइज करेगा. ठीक है, जिसका डायमीटर कम होगा मतलब रेडियस कम होगा तो उसमें हाइट जो लिक्विड की ज्यादा राइज करेगी. तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारी बी ऑप्शन जो है हमारी कौन सी, कि ग्रेटर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, तो इसमें लिक्विड का लेवल जो राइज करेगा. और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू कैपिलरी और लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज. तो ये भी हमने अभी देखा कि लिक्विड कब राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा हमारा, ऑब्वियसली लेस देन 90 डिग्री होगा. तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, 90 डिग्री है, ये 0 है. तो एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारा एक्यूट एंगल. तो कौन सा एंगल होगा, जिसमें लिक्विड राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, तो उसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमारा लेस देन 90 डिग्री होता है. ये सबको याद होना चाहिए. तो कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं. अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं कि ड्यू टू कैपिलरी लिक्विड विल डिप्रेस इन अ ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज राइज की जगह मैं आगे यहाँ पे डिप्रेस कर देती हूँ या फॉल कर देती हूँ. ठीक है, लिक्विड विल फॉल, यहाँ कर दिया मैंने फॉल, लिक्विड विल फॉल इन ए ट्यूब इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, तब हमारा आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज. ठीक है, तब हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ज्यादा होगा 90 डिग्री से, मींस ऑब्ट्यूज एंगल होगा. ठीक है, तो यहाँ से किसी तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एंगल ऑफ राइज कब करेगा लिक्विड, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज आपका लेस देन 90 डिग्री, और फॉल कब करेगा लिक्विड, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री.
फ्रेंड्स, आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी इसके आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। सुबह होगी, शाम होगी और रात होगी, कभी गर्मी कभी सर्दी तो कभी बरसात होगी। अभी विदा लेते हैं आपसे, पढ़ते रहिए, किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।